पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनची और जितने भी बाकी लोग जो थे टॉप 10 के अंदर आए हुए सभी को सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। मास्टर ने पहले सबको वार्न कर दिया था कि सीक्रेट रेल्म बहुत डेंजरस जगह है, वहां पर जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना, लेकिन रिवॉर्ड भी वहां पर बहुत अच्छे मिलते हैं। कई सारे ट्रेजर मिलेंगे तुमको जो तुम्हारे आगे के सफर में काम आएंगे। इस वजह से सारे के सारे लोग सीक्रेट रेल्म के अंदर जा चुके थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सिर्फ यहाँ के खतरे ही युनची के दुश्मन नहीं थे, बल्कि स्काई बर्निंग सेक्ट जो था उसके भी जो लोग थे वो युनची के पीछे पड़े हुए थे। जैसे कि फैन जियो चैन, वो तो युनची की जान लेना चाह रहा था क्योंकि युनची और ज़ीरो लान के बीच में कनेक्शन चल रहा ना, यही चीज वो जियो चैन नहीं चाहता। इस वजह से उसको युनची की किसी भी हालत में जान चाहिए थी, लेकिन सही टाइम पे किन्यू वो आकर युनची को बचा लेती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युनची किन्यू की जब देखता है तो वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। किन्यू इसको लेकर वहां से चली जाती है ताकि उसको कुछ हो ना पाए। तो ये देखकर जियो चैन और मास्टर मुलिन जो होता है वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि ये तो हमारे सामने से निकल गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए। जियो चैन मास्टर मुलिन से कहने लग जाता है कि जाओ और उसको पकड़ो, वो ऐसे हमारे हाथ से निकल कर भाग रहा है, हम उसको जाने नहीं दे सकते। तो ये सुनने के बाद मास्टर मुलिन कहता है कि देखो उसके साथ ना ये किन्यू भी है, अगर किन्यू ने बाकियों को बता दिया इसके बारे में कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा सेक्ट अलग है, मेरा सेक्ट अलग है, फिर भी मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ तो हमारे सेक्ट के ऊपर परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं अभी तो यहाँ कर उस किन्यू के सामने युनची को नहीं मारूंगा। तो ये सुनने के बाद जियो चैन कहता है कि देखो तुम युनची के ऊपर अटैक तो बिंदास कर रहे थे, तब तुम्हें डर नहीं लगा, तब तुमने नहीं सोचा कि अगर युनची बच गया तो वो जाकर सभी को तुम्हारी हरकत बता देगा और उसके बाद तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सेक्ट के ऊपर खतरा आना ही है, तो तुम किसी भी एंगल से बचने वाले नहीं हो। तुमने मेरा साथ जब जिस टाइम से देना शुरू किया ना, तभी से तुम इस प्लान के अंदर शामिल हो गए और बीच में छोड़कर जाओगे तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि मेरे साथ गद्दारी मत करो, जाओ और उस युनची को मारो और अगर लगता है तो उस किन्यू को भी मार दो, दोनों को मार दो, फर्क नहीं पड़ता, ताकि ये बात किसी को पता ही ना चले। और अगर तुमने यहाँ पर दोनों को मारने से इनकार किया ना तो फिर देख लेना वो जुबा जो था उसको तुम्हारे ही भाले ने उसकी जान ली है। अब मानता हूँ मैंने देखा है ना कि गलती से तुमने उसकी जान ली है, लेकिन ग्रैंड ऑर्डर को नहीं पता कि तुमने गलती से उसकी जान ली है। तो मैं ग्रैंड ऑर्डर को जाकर कुछ झूठ बता दूंगा कि तुमने जानबूझकर जियो भाई को मारा है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं ग्रैंड ऑर्डर को तुम्हारी सफाई दे सकता हूँ कि गलती से जियो भाई की जान गई थी, वो तुम्हें छोड़ेंगे वरना तुम मरोगे बहुत बुरी मौत। तो ये सुनने के बाद मास्टर मुलिन एकदम घबरा चुका था कि यार मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया, ये तो मुझे चारों तरफ से फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे पागल इंसान के साथ मुझे कभी रहना ही नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इसलिए ना कोई ऑप्शन होने के बावजूद भी वो चला जाता है वो युनची और किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके बाद दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा था, तो वो उनके पास आकर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। किन्यू अपनी आइस पावर का यूज करते हुए मास्टर मुलिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर मुलिन रोकने वाला नहीं था। युनची भी अपनी पावर को यूज करता है और कई सारे अटैक उसके ऊपर देकर मारता है। इनका बैटल यहाँ पर काफी इंटेंस तरीके से शुरू हो चुका था। वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर मास्टर मुलिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। किन्यू भी अपनी पावर को यूज करती है और दोनों अपनी पावर को यूज कर रहे थे, लेकिन फिर भी मास्टर मुलिन उनको अच्छी टक्कर देता है। वो दोनों जैसे जैसे उसके ऊपर अटैक करके वहां से भाग जाते हैं। उनको बस यहाँ से भागना था, यही उनका भी हाल फिलहाल तो मकसद होने वाला था, लेकिन मास्टर मुलिन उनको छोड़ने वाला नहीं था। वो उनके पीछे पड़ जाता है, किसी भी हालत में उसको उनकी जान चाहिए थी। वो कहता है कि भागो, जहां तक भाग सकते हो ना वहां तक भागो, लेकिन आज मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है, जो कि काफी कमाल की लग रही थी, और ड्रैगन स्पिरिट के जरिए उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये देखते साथ ही किन्यू जो होती है वो भी अपने आइस फिनिक्स को समन कर लेती है। आइस फिनिक्स को समन करने के बाद वो ड्रैगन के ऊपर अटैक देकर मारती है, जिस वजह से दोनों स्पिरिट यहाँ पर गायब हो चुकी थी। और अभी भी वो जो मुलिन का वेपन था वो एक्टिवेट था, जो कि सीधा युनची और किन्यू के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो ये देखने के बाद युनची बीच में आता है और अपने इविल गॉड की जो पावर थी उसको एक्टिवेट करता है। इविल गॉड की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के बाद वो उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जहाँ काफी हद तक कि उसने अटैक तो रोक लिया था, लेकिन अभी वो ऑलरेडी इंजर्ड था ना, तो थोड़ी सी उसको और ज्यादा चोट लग जाती है। अटैक रोक लिया उसने, लेकिन चोट उसको बड़ी गहरी लगी थी। तो ये देखकर मास्टर मुलिन कहता है बस हवा निकल गई तेरी, अब तो कुछ और कर नहीं सकता, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके अंदर मैं तेरी जान ले ही लूंगा। युनची तो वापस से उस मुलिन को मारने वाला था, लेकिन किन्यू इसको लेकर वहां से भाग जाती कि देखो हमारे पास अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम यहाँ से भागे, वरना हम यहाँ पर नहीं बच पाएंगे। तो युनची जैस्मिन से कहता है कि जैस्मिन एक काम करो, तुम जाकर इस मास्टर मुलिन को संभालो, मैंने तो कोशिश कर ली लेकिन वो मुझसे संभाल ही नहीं रहा। तो ये सुनने के बाद ही जैस्मिन जो होती है वो तुरंत उसके स्पेशल वर्ड से बाहर आती है और सीधा मास्टर मुलिन की तरफ बढ़ जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। मास्टर मुलिन हैरान कि भाई ये बच्ची कौन है, बच्ची कहां से बैटल के बीच में कूद गई, लेकिन उसको नहीं पता कि ये बच्ची नहीं, ये तो तहलका है, तहलका। तो जैस्मिन कहती है कि तेरी औकात नहीं कि तू मेरे बारे में जाने कि मैं कौन हूँ। इतना कहने के बाद ही वो सीधा एक बहुत ही भयंकर अटैक मार देती है उसी मास्टर मुलिन के ऊपर। मास्टर मुलिन हैरान कि ये बच्ची का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ये बाहर से तो बच्ची है, लेकिन अंदर से लगता है कि कुछ तो खतरनाक चीज है। जैस्मिन कहती है कि बता कौन से तरीके से मरना चाहता है, आसान मौत चाहिए या दर्दनाक मौत चाहिए, बता कौन सी मौत तुझे चाहिए होगी। लेकिन वो मास्टर मुलिन तो जवाब ही नहीं देता। तो जैस्मिन कहती है ठीक है, जब तुमने जवाब नहीं दिया तो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उस तरह की मौत तुम्हें दूंगी, मैं तुझे इस दुनिया के नक्शे से गायब करने वाली हूँ, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तू गायब ही हो जाएगा। तो वो कहते साथ ही सीधा फाड़ कर चीथड़ उड़ा देती है उसी मास्टर मुलिन के। मास्टर मुलिन तो लग रहा था कि मर गया जगह पर। काम फिनिश होने के बाद जल्दी से चली जाती है जैस्मिन युनची के पास और कहती है कि चलो तुम्हारा काम तो
हो गया। बड़े आए कहने वाले कि मेरे बगैर तुम जिंदा रह लोगे और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन देख लिया ना, मेरे पल बगैर तो तुम एक पल भी नहीं रह पाए। युनची कहते कि चलो अभी एक बंदा तो बचा ही हुआ है, वो जिवचेन को कौन मारेगा, उसको भी जाकर मारो ना। तो जैस्मिन कहती कि नहीं, तुमने कहा था एक बंदे को मारना है, बड़ी होशियारी मारे थे ना कि बाकी को तुम संभालोगे, तो मैं तुम्हारे लिए एक ही बंदे को मारी हूँ, जिवचेन को जाकर तुम मारोगे। तो युनची यहाँ पर मस्का लगाने लगता है कि अरे मास्टर जैस्मिन, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती, तुम समझ क्यों नहीं रही, देखो मैं कितना इंजर्ड हूँ, तुम्हें मेरी इतनी सी हेल्प करनी होगी, तुम हेल्प नहीं करोगी तो मेरा कौन है इस दुनिया में, कौन मुझे बचाने के लिए आएगा, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। तो जैस्मिन कहती कि देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने अपनी मिस्टिक पावर को सील कर दिया है उसी हेवनली पॉइजन पर्ल के अंदर, तो मैं उसको अनसील नहीं कर सकती, वो तो सील हो गई। अब बिना पावर के मैं इतना ज्यादा भी बंदों को नहीं मार पाऊंगी अकेले, इसलिए तुमको खुद ही अब आगे जितने भी खतरे आएंगे ना उसका मुकाबला करना होगा। देखो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए था। तो युनची कहता है कि अबे यार मेरे तो लग गया, अब क्या करूंगा मैं। थोड़ी दूर आते साथ ही किन्यू जो थी ना उसकी हालत खराब होने लग गई थी, वो सीधे जमीन पे गिर जाती है और बेहोश होने लग गई थी। वो युनची हैरान की किन्यू तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम अचानक से गिर कैसे गए। तो किन्यू कहती कि बस बस मैं ठीक हूँ, मेरे ऊपर से हटो, तुम भी कमजोर नहीं तुम की तुम्हें मेरा सहारा लेने की जरूरत पड़े। वो अपने आप को साइड कर लेती है और कहने लग जाती कि देखो काफी टाइम हो गया लेकिन मूलिन हमें कभी दिखाई नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो मर गया होगा पीछे या वो भाग गया होगा, तो अब हमारे ऊपर से खतरा खत्म हो चुका है। लेकिन युनची मस्का मारते हुए कहता है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कभी वो वापस आ गया तो हमारा क्या होगा, मैं कैसे उसका अकेले मुकाबला कर पाऊंगा, वो कितना खतरनाक है, तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगी क्या। किन्यू भी कहती कि मुझे पहले ये बताओ कि आखिर वो दोनों तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं, जिवचेन और मूलिन तुम्हारे पीछे पड़े क्यों थे, क्या रीजन है उनका। युनची बता तो नहीं कि वो ज़ीरुलान के पीछे पड़ा हुआ इस वजह से वो दोनों उसको मारना चाहते थे। वो बहाना बनाते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हूँ और मेरे टैलेंट से वो लोग जलते होंगे, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मुझे मारने के लिए पहुंच गए। ये घटिया इंसान कभी नहीं सुधरेगा, बहाने बनाने में तो एक नंबर एक्सपर्ट है। वैसे किन्यू तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी टाइमिंग ना बिल्कुल परफेक्ट थी, जब मुझ पर खतरा आया तो तुम सही टाइम पर आकर पहुंच गए, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, तुम सोच रही थी कि मैं कैसे अकेले सर्वाइव कर पाऊंगा इस जगह पर, तो तुम मुझ पर नजर रख रही थी ना, तभी इतनी परफेक्ट टाइम पर तुम मुझे बचाने के लिए आए, वरना ऐसा थोड़ी ना कोई आ जाता है बचाने के लिए। तो किन्यू कहती कि भाड़ में जाओ, तो मैं तुम्हारा पीछे क्यों करूंगी, मैं तो बस वहीं से गुजर रही थी, तुम्हें देखा खतरे में तो बचाने के लिए आ गई, तुम्हारी जगह कोई और रहता तो भी मैं आती, और अब जब तुम यहाँ पर सेफ हो तो हमें लगता है कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, तुम अपने रास्ते जाओ। लेकिन युनची कहते हैं कि देखो तुम नहीं जा सकती, तुम मुझे इतनी खतरनाक जगह पर अकेले छोड़कर कैसे जाओगी, मैं मुझे मर गया तो मुझे कुछ हो गया तो मुझे कोई उठाने वाला भी नहीं होगा, लेकिन तुम रहोगी तो मुझे कम से कम सांस लेने का मौका तो मिलेगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरे बगैर तुम क्या करोगी, तुम्हें कभी मेरी फिक्र नहीं होती है क्या। अपनी ऐसी बातों में उसने आखिरकार किन्यू को अपनी बातों में मना लिया था। वो कहती कि ठीक है चलो मेरे साथ, एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो युनची कहते कि चलो प्लान कामयाब हो गया, थोड़ा सा मस्का लगा, ये मान गई। रास्ते में कहने लग जाते कि किन्यू तुम पहले से ना दिन ब दिन ज्यादा सुंदर होते जा रही हो, क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी सुंदरता का राज क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन किन्यू इसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती, बस वो उसके साथ चल रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं देने वाली थी। वो उसको पता था कि ये ठरकी है, ये ठरकी कभी नहीं सुधरेगा। तो जैसे युनची आगे बढ़ा था ना, उसको एक बार फिर से ऐसा लगने लग जाता है कि कोई तो चीज है जो उसको अपनी तरफ बुला रही है, क्योंकि उसका वो हेवनली पॉइजन पर्ल एक्टिवेट होने लग गया था। ठीक वैसे ही जैसे कि उसने एपिसोड 1 के अंदर देखा था ना सीन, तो वही सीन अब यहाँ पर एक बार फिर से हो जाता है। हमें ये सीन डिटेल में नहीं दिखाया जाता, एकदम स्किप करके दिखाया जाता है कि उसको वो लोटस मिला, उस मैस्टिक बीस्ट ने उसके ऊपर हमला भी शुरू कर दिया। तो जब अब यहाँ पर वो मैस्टिक बीस्ट हमला करने के लिए आता है ना, तो आसपास सीक्रेट रैम के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैस्टिक बीस्ट कहाँ से आ गया। वो मैस्टिक बीस्ट यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। युनची और वो किन्यू को तो सीधा निगलने ही वाला था। जैसे वो उसको निगलने वाला होता है ना, युनची यहाँ पर फिर से वो अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करता है और उसके जरिए वो युनची किन्यू को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे उसने अपना इविल गॉड की पावर को यूज करते हुए प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट किया था कि वो बीस्ट जो होता है वो उन दोनों को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है। जैसे उसने निगला था वो उसके दांत के अंदर ही जाकर फंस जाता है और यहीं पर आने के बाद तुरंत ही युनची ने किन्यू को अपने साथ घसीटते हुए बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों का बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। तो युनची क्या करता है, वो किन्यू को बाहर फेंक देता है और ऐसा लग रहा था कि वो सीधा उसके मुंह के अंदर जाकर गिर चुका है। पर किन्यू इसको कहाँ रोकने वाली थी, वो टिक जाती है और खुद भी कूद जाती है उसके मुंह के अंदर। तब दोनों के दोनों ना उसी बीस्ट के मुंह के अंदर आकर पहुंच चुके थे। ये होता है उसी बीस्ट का पेट, और पेट के अंदर आने के बाद ये लोग थोड़ा इंजर्ड हो गए थे क्योंकि वो सीधा हलक से डायरेक्ट पेट में गिरे थे ना। ऐसा लग रहा था कि जगह कोई गुफा जैसी है, क्योंकि उसका पेट नहीं बल्कि पूरा एक गुफा था। आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए किन्यू यहाँ पर थोड़ा सा उजाला करती है क्योंकि हर जगह बिल्कुल अंधेरे से भरी हुई थी। और यहाँ पर आने के बाद युनची जो होता है वो काफी ज्यादा इंजर्ड था, उसको होश भी नहीं था। तो किन्यू कहती है कि युनची क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। किन्यू देखती है कि युनची को ना बर्फ लग रही है, वो पूरा जम रहा है क्योंकि यही जगह बहुत ज्यादा ठंडी थी। तो किन्यू के पास तो आइस एलिमेंट की पावर है तो उसको थोड़ी ना अपनी ठंडी लगेगी, लेकिन युनची जम रहा था और उसकी जान निकल रही थी, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया होता है। तो किन्यू अपनी पावर का यूज करते हुए उसको थोड़ा सा जमाने की कोशिश जो चल रही थी वो कम करने
की कोशिश करती है ताकि युनची यहाँ पर ठंडी से मर ना जाए। तब थोड़ी देर बाद युनची को होश आता है और युनची किन्युई से कहने लग जाता है कि किन्युई तुम मेरे पास हो ना, मेरे पास ही रहना, दूर मत जाना मुझसे। तो किन्युई कहती है कि कुछ कहो मत, मैं यहाँ पर तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो और ठंडी की वजह से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से जम रहा है, तो तुम कुछ कहो मत, मैं यहाँ पर तुम्हें ठीक करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि तुम्हारी मैस्टिक पावर पूरी तरह से ड्रेन हो गई है, तो मैं अपनी पावर थोड़ी सी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ, इससे तुम अच्छा महसूस करोगे। युनची कहता है कि अच्छा महसूस करूंगा, मैं तो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, बस मेरी सांसें चल रही, मैं ढंग से हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ। किन्युई भी कहती है कि टेंशन वाली बात नहीं है, बस तुम्हारा शरीर ना बिल्कुल पत्थर जैसा जम चुका है, इसमें से तुम कुछ काम नहीं कर पाते, लेकिन मैं हूं ना यहाँ पर, मैं ठीक करने में लगी हुई हूँ। और युनची यहाँ पर अपना नाटक शुरू कर देता है। वो नाटक करते हुए कहता है कि किन्युई लगता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तुम्हारे साथ मैं मर जाऊंगा ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे पास रहना, मुझे छोड़कर मत जाना, तुम तो वैसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि मैं जब इतना ज्यादा जम चुका हूँ तो मेरा बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, मैं यहाँ से बाहर कभी नहीं जा सकता, तुम चली जाओगी इसलिए तुम जाओ यहाँ से और मुझे ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन बेचारी किन्युई एकदम इमोशनल हो जाती है, वो उससे कहती है कि युनची ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें ठीक करने में लगी हुई हूँ ना, तुम ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और युनची कहता है कि किन्युई अपनी मैस्टिक पावर को मुझ पर वेस्ट मत करो, तुम मेरे अंदर अपनी पावर को डाल रही हो जिसकी तुम्हें जरूरत है, इसके जरिए तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगी, तो अपनी पावर को मुझ पर वेस्ट करना बिल्कुल वेस्ट ऑप्शन होगा। किन्युई कहती है कि देखो तुम मुझे परेशान करो, मुझे परेशान मत करो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी, तुम नहीं मरोगे, अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते तो मैं भी यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी, जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे या दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा यहाँ से। पर युनची कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ में ना हम दोनों एक साथ हो सकते हैं, ये लाइफ का अंत खत्म होने के कगार पे आ चुका है, तो बस इतना वादा करो कि अगली लाइफ मिलती है तो तुम मेरे साथ रहोगे या नहीं रहोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाली लाइफ तो अब बस खत्म होने वाली है। इस लाइफ में तो हम दोनों ने एक साथ होने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे नहीं बने, कितनी सारी परेशानियां, कैसी सिचुएशन बनी जिस वजह से हम दोनों एक नहीं हो पाए, तो मैं ऐसी लाइफ वापस से नहीं चाहता, मैं ऐसी लाइफ चाहता हूँ जो हम दोनों बिल्कुल सुकून से रहें। ये मस्का लगाने में, पटाने में तो इतना बड़ा एक्सपर्ट बंदा है कि इसका हिसाब नहीं है, पर क्या पता बेचारा सच में मर रहा होगा, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर युनची कहने लग जाता है कि अपने जितने भी उसके दोस्त थे, जितने भी रिश्तेदार वाले थे, सबको वो याद कराता हूँ, कहने लग जाता है उनसे कि लगता है कि मेरे जाने का टाइम आ चुका है। युनची का शरीर जो था वो पूरी तरह से जमने लग गया था और अब लग रहा था कि सच में यहाँ पर बेचारे को तकलीफ हो रही है और तकलीफ से ही वो ऐसी बातें कर रहा है। देखते ही देखते युनची पूरी तरह से जम जाता है, उसका चेहरा भी जम चुका था और अब वो सांसें लेना भी कम कर चुका था, उसकी सांसें भी ठंडी पड़ने लग जाती है। तो ये देखने के बाद किन्युई कहती है कि युनची तुम्हें अगली लाइफ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम दोनों एक साथ रहेंगे तो इस लाइफ में भी रहेंगे, या नहीं तो दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई भी अकेला तो नहीं रहने वाला। तो अब ना किन्युई कोई अजीब सी टेक्निक को यूज करती है, वो कुछ तो करने वाली थी यहाँ पर जो कि युनची को हो सकता है कि ठीक कर दे, लेकिन उसको ठीक करने के बजाय किन्युई को भी तकलीफ हो सकती है। वो न जाने कोई तो खतरनाक स्टेप उठाने की कोशिश कर रही थी, उसको लगा कि अब युनची नहीं बच सकता, तो उसने इस स्टेप को उठाने का फैसला किया। वो कहने लग जाती युनची से कि युनची मुझे ना अपनी जिम्मेदारियों की वजह से इस शादी को सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह रखना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं कभी भी तुम्हारे लिए अपने इमोशन को खत्म नहीं कर पाई, तुम्हारे लिए जो इमोशन है ना वो आज भी मेरे अंदर जिंदा और हमेशा जिंदा रहेंगे, बाहर से मुझे कितना भी सख्त होकर दिखाना पड़ता है, मैं इसके लिए मजबूर हूँ। आखिरकार किन्युई ने अपने दिल की बात कह ही दी थी, वो यहाँ पर अपने आइस फिनिक्स स्पिरिट को समन कर लेती है और उसके जरिए वो यहाँ पर युनची को ठीक करने में लगी हुई थी। उसने अपने पूरे आइस फिनिक्स की पावर को युनची के साथ मर्ज कर दिया था, जहाँ फिनिक्स ने उसको पूरी तरह से कवर कर लिया होता है, अब वो उसको ठीक करने की कोशिश में लगी हुई थी। किन्युई क्या करी थी कि उसकी जो आइस एलिमेंट की पावर है ना वो सब कुछ ट्रांसफर कर रही थी उसे युनची के अंदर। इससे होगा ये कि युनची यहाँ पर सांस ले पाएगा अच्छे से, जिसके पास आइस एलिमेंट की पावर होती है वो बर्फ में सांस ले सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं होगी वो मर जाएगा। तो अपनी पावर को किन्युई युनची के अंदर ट्रांसफर करेगी ताकि वो बच जाए, लेकिन वो मर सकती है। तो वो कहने लग जाती है कि मैं किन्युई अपनी मर्जी से अपनी सब कुछ पावर को ना युनची को अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ, इसलिए किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। वो अपनी फिनिक्स स्पिरिट को ट्रांसफर कर देती है युनची के अंदर, जिस वजह से युनची के अंदर तो वो पावर जा चुकी थी, लेकिन किन्युई जो होती वो बेहोश होने लग जाती है, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो बेहोश होते हुए युनची से कहती कि हमारा जो प्यार था ना वो हमेशा के लिए जिंदा है, जिंदा ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और इतना कहते कहते वो बेचारी बेहोश हो जाती है। बहुत ही सीधी और बहुत अच्छी लड़की है, दोनों के दोनों वहाँ पर बेहोश हो चुके थे, कोई जान नहीं थी दोनों के अंदर। जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, कोई तो यहाँ पर होश में आ रहा था और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि होश में आने वाला इंसान युनची है। वो तो होश में आ गया क्योंकि हालांकि वो मर चुका था, लेकिन फिर भी वो अब जिंदा हो गया, लेकिन उसके सामने ना वो किन्युई बेहोश पड़ी होती है। युनची कहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बच कैसे गया, लेकिन किन्युई तुम्हें क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों हो। जैस्मिन बताती है कि इसने ना अपनी सारी की सारी पावर को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दिया, अपने आइस एलिमेंट की पावर जो था सब कुछ तुम्हें दे दिया, इस वजह से तुम यहाँ पर अब ठंडी में भी सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन ये अब मर चुकी है, वो बिल्कुल मरने के कगार पे आ चुकी है। ऐसा समझ लो कि कुछ सांसें बची है, उसके बाद इसका मरना बिल्कुल तय है, वो सर्वाइव नहीं कर सकती इतनी ठंडी के अंदर जैसे कि तुम नहीं कर पा रहे थे। युनची कहता है कि मुझे किसी भी हालत में किन्युई को यहाँ से बाहर निकालना होगा, ये जगह बहुत ठंडी है, वो नहीं बच पाएगी यहाँ पर। वो किन्युई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करता है ना हर बार वो
वो गिरता जाता है क्योंकि वो खुद ही इतना ज्यादा इंजर्ड है। अभी तो बस उसके अंदर पावर गई तो सांसें ले पा रहा है, वो होश में है, लेकिन वो खुद को रिकवर थोड़ी ना कर पाया। तो युनची कहता है कि नहीं, मैं पागल हो गया, मुझसे यहाँ पर उठा क्यों नहीं जा रहा, ये मेरे हाथ पैरों को क्या हो गया, मेरे अंदर इतनी कमजोरी कैसे आ गई है। वो गुस्से में अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि उसके जरिए वो किन्युई को यहाँ से बाहर निकाल सके। तभी युनची को ऐसा महसूस होता ना कि इस जगह पर कोई ना कोई तो कमाल का ट्रेजर है। वो उस ट्रेजर को सेंस कर पा रहा था। जैस्मिन कहती है कि अभी ऐसी सिचुएशन बनी है लेकिन फिर भी तुम्हें ट्रेजर सेंस हो रहा है, तुम ट्रेजर को लेके क्या करोगे। लेकिन जैसे युनची थोड़ी सी और पावर को यूज करता है ना, उसके पास वो जो चीज के अंदर से उसको अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा था उसके सामने आ चुकी थी। वो होता है एक आइस एलिमेंट का टुकड़ा, और इसी आइस एलिमेंट के टुकड़े की वजह से ये जो बीस्ट है ना वो अंदर से इतना ज्यादा ठंडा है। इविल गॉड के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट की पावर है ना, अगर यहाँ पर युनची इसको कंज्यूम कर जाए तो उसके इविल गॉड की जो वाटर सीड की पावर होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। इतनी ज्यादा हाई पावर को ये होल्ड करता है जो आइस एलिमेंट का पीस है। वो मतलब युनची के लिए एकदम किस्मत खोलने वाली चीज उसके हाथ लगी है। इसको कंज्यूम करने के बाद बंदे के पास ना आइस एलिमेंट की पावर आ जाएगी। वो आइस को और वाटर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, साथ ही साथ वो अपनी जो इम्यूनिटी है ना उसको भी बहुत बूस्ट कर लेगा। मतलब इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। जैस्मिन कहती है कि सोच क्या रहो, जल्दी से उसको खा लो, इसके बाद तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाने वाली है, तुम्हारे सारे जिसके जो काम रुके हुए ना सब ठीक होने लग जाएंगे। तो युनची कहता है कि अगर मैंने इसको खा लिया तो किन्युई का क्या, वो तो बिल्कुल बेहोश है, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही यहाँ पर, क्या मैं ये अगर इसको दे दूं तो इसके लिए कुछ फायदा होगा। जैस्मिन कहती है कि अगर तुमने खुद की पावर को बढ़ाया ना तभी तुम्हारे पास चांस होगा यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन तुम्हारी टांग देख रहे हो वो खड़े होने के लायक नहीं बची है, खुद की पावर को नहीं बढ़ाओगे तो बाहर कैसे निकलोगे। तो युनची के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इस वजह से वो क्या करता है, वो जो आइस एलिमेंट का क्रिस्टल था ना वो उसको खा लेता है कि एक बार खुद को स्ट्रांग बना ले, उसके बाद वो किन्युई को यहाँ से बाहर निकालेगा। तो जैसे उसने ये खाया था ना, उसके इविल गॉड के पावर के अंदर जो आइस एलिमेंट की कमी थी वो फुलफिल होने लग जाती है, वो पावर बढ़ने लग गई थी। इस वजह से युनची को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उसके अंदर पावर का ऐसा बूस्ट आ रहा था कि उसका हिसाब भी नहीं था, उस पावर को होल्ड ही नहीं कर पा रहा होता है। उसको तकलीफ तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो उस पावर को होल्ड करने में लगा हुआ था कि उसकी बॉडी के ऊपर ये चीज बैकफायर ना कर जाए। देखते ही देखते उसके अंदर से जो पावर बाहर निकल रही थी ना, उस वजह से यहाँ पर भूकंप आने लग जाता है, सब कुछ टूटने फूटने लग गया था, बिल्कुल हल्का मच रहा था। और थोड़ी देर के बाद ये पावर बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है क्योंकि उस पावर ने युनची के शरीर को आपस में मर्ज कर लिया था और पावर का जो सोर्स होता है ना वो सही जगह पर जाकर फिट हो गया था। वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है जहाँ उसको सामने वही इविल गॉड की जो स्पिरिट है वो नजर आती है। वो इविल गॉड यहाँ पर युनची से कहना चाहता है कि जो अभी तुमने क्रिस्टल खाया ना उसके अंदर मेरी सोल का छोटा सा पार्ट मौजूद था जो कि बहुत टाइम से लापता था, लेकिन जो फाइनली तुमने इसको खाया तो मुझे मेरी सोल का पार्ट मिल चुका है, जिसे हासिल करने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लगता है कि जल्दी वो टाइम आने वाला है जब तुम पूरी तरह से मेरी पावर को कंट्रोल करना सीख जाओगे। तुम्हें पता है ये जो पूरा का पूरा सीक्रेट रेल्म है ना, इसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने ही यहाँ पर इसको बनाया है और अपनी सोल की पार्ट को यहाँ पर रखा था। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब तुम यहाँ पर आओगे, अपनी काबिलियत दिखाते हुए इस चीज को हासिल करोगे, और आखिरकार तुमने ये काम किया। तुमसे इम्प्रेस हूं। तो तुमने तो यहाँ पर अपना काम कर दिया है, अभी मेरी बारी है। यहाँ पर तुम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करो, शांत रहो, और मैं यहाँ पर तुम्हारी मेमोरीज के अंदर अपनी मेमोरीज को मर्ज करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे और तुम्हें पता चलेगा कि आगे की कल्टीवेशन किस तरह से करनी है। वो सीधा उसके दिमाग के अंदर ही घुस जाता है इविल गॉड जो होता है वो, और उसके बाद युनची को समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको कुछ भी जो चीज उसके साथ हो चुकी थी ना सब कुछ नजर आने लग जाती है। वो आगे पीछे की भी अलग अलग मेमोरीज को देख पा रहा था। इविल गॉड उससे कहने लग जाते हैं कि देखो युनची, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, लेकिन पता है खास बात क्या है कि तुम होल्ड करते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ को, यानी कि तुम्हारी किस्मत जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत कमाल की है। युनची कहता है कि देखिए वो सब जो भी होगा मैं उसको अभी ध्यान नहीं दे रहा, मुझे एक चीज करनी है कि किन्युई जो है ना वो बेहोश है, वो मर रही है, उसकी आखिरी सांसें चल रही है, क्या कोई तरीका है उसको सेव करने का, अगर है तो बताइए। तो ये सुनने के बाद इविल गॉड उससे कहता है कि देखो मेरा जो इनहेरिटेंस है वो तुम्हारे पास है ना, तो जो मेरे काम होंगे वो भी तुम्हारे पास ही होने चाहिए, तो मैं तुम्हें अपनी पावर का यूज करते हुए 24 घंटे के लिए किसी और जगह पर भेज रहा हूँ। याद रखना उस जगह पर सिर्फ तुम 24 घंटे के लिए ही होगे, और उसके बाद वहां से तुम्हें कैसे बचकर जाना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए ना उन दोनों को, यानी कि युनची और किन्युई दोनों को 24 घंटे के लिए उस बीस्ट के पेट से बाहर निकाल देता है। और युनची अलग जगह पर आ चुका था जो कि होता है अजूर कॉन्टिनेंट, और अब यहाँ पर 24 घंटे के बाद वो गायब भी हो सकता है, तो उससे पहले उसको यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे युनची यहाँ पर आया था ना, उसको आवाज नजर आती है एक बच्ची की जो चिल्लाते हुए ये कह रही थी कि कोई मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो बच्ची जब भाग रही थी ना, हम देख पाते हैं कि उसके पीछे कुछ बंदे पड़े जो कि काफी खतरनाक हैं। अब वो उस बच्ची को मारने में लगे हुए। ये माउंटेन का हिस्सा था, इसी माउंटेन के पास तो अपना युनची भी आकर गिरा हुआ है। वो बंदे जो आए थे वो उस बच्ची को मारने के लिए उसके करीब आ चुके थे। वो बच्ची काफी डरी हुई थी कि मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन वो लोग तो यहाँ पर उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके सामने वो बच्ची बिल्कुल छोटी सी नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को दया नहीं आ रही होती है। उस बच्ची का नाम था लिंगर। वो कहती कि मेरे पापा आकर मुझे बचा लेंगे, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो बंदे कहते कि इसी के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं, तुम्हारे बाप का इंतजार करे कि कब वो यहाँ पर आता है, उसी की फील्डिंग सेट करके रखी है हमने। पर तभी वहाँ पर युनची आता और एक घसीट के पंच मार देता है उन बंदों को, जिस वजह से वो बंदे दूर जाकर फेंका चुके थे। वो सोलिंगर जो थी वो जल्दी से जाती है युनची के पास, उसको पकड़ लेती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बचाया। युनची उससे कहते कि देखो फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं देखता हूँ कि ये लोग कौन है, तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम पीछे हट जाओ, मैं इनको सबक सिखाता हूँ। तो
तो ये देखने के बाद वो बंदे कहने जाते कि अबे मजनू तू है कौन, तू कहाँ से है, तेरे को तो मैंने पहली बार यहाँ पर देखा है, साइड हो जाए यहाँ से वरना तू मरेगा बहुत बुरी मौत। तो यहाँ पर वो युंची कहने लग जाता है कि बच्ची को मार रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बस शर्म आती तो तुम इस तरह की हरकत करते ही नहीं। तो जिनको शर्म नहीं आती उनको मारने में कैसी फिक्र आएगी मुझे, इसलिए निकलो यहाँ से, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे गए ना तो काट डालूंगा एक एक को। तो ये सुनने के बाद वो बंदे सीधा जा चुके थे युंची के ऊपर अटैक करने के लिए कि बड़ा आया हमसे पंगा लेने वाला, लेकिन युंची यहाँ पर सीधा उनको पटक मारना शुरू कर देता है। एक बंदे को तो मारकर सीधा आसमान में भेज देता है, तो बाकी बंदे डर के मारे भाग चुके थे कि भागो यहाँ से, ये इंसान नहीं है, ये तो कोई शैतान है। कहाँ से उठ के आया कि एक पंच के अंदर बंदों को सीधा तारों के बीच भेज दे रहा है। तो ये काम करने के बाद युंची ने ना उस लिंगर को अपने उसी किन्युई के पास लेकर आया था। उस लिंगर से कहता है कि मैं इसका ना पहले ख्याल रखता हूँ, तुम यहीं पे बैठना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रह सकती हो। लिंगर किन्युई को देखकर कहती है कि अरे वाह, ये कितनी ज्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर तो मैंने किसी लड़की को देखा ही नहीं, ये तो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह है। लेकिन इनको क्या हुआ, ये ऐसे बेहोश क्यों है, ये होश में क्यों नहीं आ रही, ये मुझसे बात नहीं करेंगी क्या, क्या इनको चोट लगी है, इनको तकलीफ हो रही है, क्या आप मुझे बताएंगे कि इनको क्या हुआ? तो युंची कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, इनको ना चोट लगी हुई है, लेकिन टेंशन मत लो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको ठीक करने की। युंची अपनी पावर का यूज करते हुए किन्युई को ठीक करने में लगा होता है, लेकिन अभी तक उसको वहां पर होश नहीं आ रहा था। लिंगर तो उसको ऐसे ही देख रही थी कि ये कितने अच्छे से इस सिस्टर का ख्याल रख रहे हैं। लिंगर जी थी वो युंची से कहना चाहती कि मैंने आपको पहली बार देखा, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको ना बहुत पहले से जानती हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपका और मेरा कनेक्शन सदियों पुराना है, क्या पता मुझे डेजा वू हो रहा होगा या फिर ये बात सच है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो युंची कहते कि मैं तो युंची हूँ। तो वो कहती है बच्ची की मेरा नाम ना सुलिंगर है। ये सुनते साथ युंची हैरान हो चुका था कि सुलिंगर तो, लेकिन सुलिंगर उसकी क्या लगती थी ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।